नमस्कार, मैं अंजलि चौहान। आप देख रहे हैं जन सेतु न्यूज का प्रोग्राम एनएनए यानी नेशनल न्यूज एनालिसिस। यहाँ हम उन देश विदेश की बड़ी खबरों को विस्तार से देखेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। 22 दिन की लड़ाई में यूक्रेन ने रूस को कितना दर्द दिया। यूक्रेन ने बताया कि उसने रूस के 14,000 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि 86 एयरक्राफ्ट, 108 हेलीकॉप्टर्स और 440 टैंकों को तबाह कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ अब तक यहाँ पर हुआ है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले आईबी कर्मचारी के भाई को केजरीवाल सरकार ने सरकारी नौकरी दी है। अंकित शर्मा की दिल्ली हिंसा में हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुरुवार को परिवार को सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट सौंपा था। एक ट्वीट में कहा, इंसान की कमी को तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सरकारी नौकरी व 1 करोड़ की सहायता राशि से परिवार को बल मिलेगा। भविष्य में भी परिवार की हर संभव मदद करेंगे। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल थे। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव उनके लापता होने के अगले दिन 26 फरवरी को चांदबाग इलाके से उनके घर के पास एक नाले से मिला था। वहीं कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जमानत मिलने के बाद बुधवार को शाम को यहां तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इशरत जहां को मंडोली जेल से बुधवार शाम लगभग 7:45 के आसपास रिहा कर दिया गया। दिल्ली के एक अदालत ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगे की व्यापक साजिश से संबंधित मामले में सोमवार को जहां को जमानत प्रदान की थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के लिए मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भूमिका निभाने के आरोप में इशरत जहां और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इन दिनों द कश्मीर फाइल्स फिल्म सुर्खियों में है। अतुल अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित ये फिल्म 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों पर आधारित है। भारत के कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला किया गया है। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने इस पर बात करते हुए कहा, फिल्म द कश्मीर फाइल्स को छोड़ दीजिए। हमने जब बाला साहब ठाकरे पर फिल्म बनाई थी तो उसे भी टैक्स फ्री नहीं किया था, फिर भी लोग देखने आए थे। बाला साहब ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में महाराष्ट्र में एक कोटा भी रखा था। और क्या कुछ बोले संजय राउत, चलिए सुनते हैं। इसलिए लगाए कि जिस प्रकार से आज भी कोविड-19 कोरोना का भय आज भी है पूरे देश में, तो भीड़ होती है। लोगों को त्योहार मनाने के लिए कोई निर्बंध नहीं डाले हैं, लेकिन कोई नियम और कानून का पालन करो ताकि फिर एक बार कोरोना का संकट इस देश में या राज्य में न आए। इसलिए राज्य ने कोई निर्बंध, पूरे देश में इस प्रकार के निर्बंध केंद्र सरकार की एडवाइजरी है। हमारे महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता को समझना चाहिए, प्रधानमंत्री की एडवाइजरी है, देश के हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है। तो आप बस विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हो, लोगों के जान से खेल रहे हो महाराष्ट्र में। लेकिन क्या करें, उनको जो निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, उनकी वजह से हो रहा है। कश्मीर फाइल्स को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री ना किए जाने को लेकर बीजेपी कह रही है जब तक। अरे भाई, टैक्स फ्री की बात छोड़ दीजिए, टैक्स फ्री से क्या होता है। हमने ठाकरे फिल्म बनाई थी, उनको भी टैक्स फ्री नहीं किया था। आपको बताता हूँ, बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर हमने जो बायोग्राफी बनाई थी ठाकरे, बहुत अच्छी बढ़िया फिल्म थी। हमने उसके लिए भी कभी मांग नहीं की कि ये टैक्स फ्री करिए। लोग आकर देखते हैं, लोग आकर देखेंगे। कश्मीर फाइल्स की जो राजनीति चल रही है तो ठीक नहीं है। कश्मीर के बारे में हमारी संवेदना, हमारी भावना क्या है शिवसेना की, पूरे देश जानता है, कश्मीरी पंडित भी जानते हैं। बाला साहब ठाकरे पहले नेता थे देश के। उस वक्त जब कश्मीर में ये सब चल रहा था, माहौल बिगड़ रहा था, तो कहा था बाला साहब ने, सरकार को कहा था, केंद्र सरकार, कि कश्मीरी पंडितों के हाथों में आप वेपन्स दीजिए, आर्म्स दीजिए, शस्त्र दीजिए, वो अपने रक्षा खुद करेंगे। ये कहने वाले बाला साहब ठाकरे पहले आदमी थे। जब अमरनाथ यात्रा को होने नहीं देंगे, इस प्रकार की धमकियां
वहां के टेररिस्ट दे रहे थे, तो बाला साहब ठाकरे ने यहां से कहा था जोरदार तरीके से, अगर किसी भी अमरनाथ यात्री को बाल को भी धक्का पहुंच गया तो आपकी हाथ के विमाने में उड़ने नहीं दूंगा। ये बाला साहब ठाकरे शिवसेना थे। और बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, इस देश के ऐसे पहले नेता थे। जब कश्मीरी पंडित उनकी वेदना लेकर मुंबई में आकर मिले तो बाला साहब ने पूछा कि मैं क्या करूँ आपके, तो जो बताया, तो उनके बाद बाला साहब ने कश्मीरी पंडितों की जो सब बच्चे थे उनके लिए महाराष्ट्र में एक कोटा रखा कश्मीरी पंडितों को 5% मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। तो ये कश्मीर फाइल की बात हमें फटफड़ा कर मत दिखाइए। कश्मीरी पंडित भी हमको जानते हैं और हम भी एक फाइल को पूरी तरह से जानते हैं। ये फिल्म कैसी बनी, क्यों बनी और उस फिल्म का एजेंडा क्या है, लेकिन उसके बारे में कोई मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के कहने पर चुनाव की घोषणा टाली है। ये आयोग की स्वायत्तता में दखल है। मई में एमसीडी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, अप्रैल में चुनाव करवाए जाने चाहिए। आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि दुर्गेश कुमार ने ये याचिका दाखिल की है। अंकुश नारंग और मनोज कुमार त्यागी भी मामले में सह याचिका करता है। वकील शादान फरासत के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग काफी समय से चुनाव की तैयारी कर रहा था। उसने कई नोटिस प्रकाशित कर ये जानकारी दी थी कि अप्रैल में चुनाव होंगे। याचिका में बताया गया है कि 9 मार्च को राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने की बात कही। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे होनी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक प्रेस नोट जारी कर आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी। इस प्रेस नोट में आयोग ने बताया कि उसे दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार तीनों एमसीडी का आपस में विलय कर एक करना चाहती है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने 2006 में किशन सिंह तोमर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत केंद्रीय चुनाव आयोग को जो स्वायत्तता और राजनीतिक दखल अंदाजी से स्वतंत्रता हासिल है, वैसी ही स्थिति आज राज्य चुनाव आयोग की भी है। ऐसे में केंद्र सरकार के कहने पर राज्य चुनाव आयोग का चुनाव की घोषणा न करना इस स्वायत्तता के विरुद्ध है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 में नगर निगम के लिए 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। तीनों नगर निगमों का कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चुनाव आयोग को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अप्रैल में ही चुनाव आयोजित करने का निर्देश दे। रंगों का त्योहार होली। अब होली का रंग एमसीडी चुनाव पर भी दिखने लगा है। फिलहाल दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रंगों के त्योहार होली को लेकर राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच जाकर उन्हें लुभाने में जुट गई हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। सागरपुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली के मौके पर मोदी और योगी की फोटो के साथ बने गुलाल के पैकेट को घर घर बांट रहे हैं। लोगों से दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव की चर्चा की, लोगों को भरोसा दिलाया कि जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी को जनता ने दोबारा से जिताया है, उसी तरह दिल्ली में भी होने वाले एमसीडी चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी को मौका दें। इसी बीच में लोगों को बताया कि चुनाव चाहे जब भी हो, लेकिन तैयारियां अभी से चल रही हैं। इन नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी तरफ से चुनाव की तैयारी में कोई कमी नहीं की जा रही है। चुनाव अप्रैल में हो या फिर 6 महीने बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी तैयारियों में जुटे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बेहतर विकास और कानून व्यवस्था बनाकर सरकार में आए। ऐसे में अब बारी दिल्ली के लोगों की है। एमसीडी में फिर से बीजेपी को लाकर अपनी गली, मोहल्ले और कॉलोनी के विकास के काम को और रफ्तार दे सके। खासतौर पर मोदी योगी गुलाल बांटने में महिलाओं की अहम भूमिका दिख रही है। सभी गुलाल में सराबोर होकर झूमते, गाते और ढोल बजाते गली मोहल्ले में जाकर मोदी योगी के जयकारे लगाने के साथ साथ मोदी योगी की फोटो वाले गुलाल भी दे रहे थे। अब इससे साफ है कि चुनाव अप्रैल में हो या फिर महीने बाद,
लेकिन चुनाव जीतने के लिए ये राजनीतिक दल जो भी हथकंडा अपना सकते हैं वह अपना रहे हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक्शन में नजर आए। आपको बता दें, नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज ऐलान किया कि भगत सिंह के शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। पंजाब के लोग व्हाट्सएप पर भ्रष्टाचार की शिकायत भेज सकेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगे उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि 23 मार्च को नंबर जारी किया जाएगा। 99% लोग ईमानदार हैं, 1% की वजह से सिस्टम बिगड़ता है। उन्होंने कहा कि ईमानदार ऑफिसर्स के साथ हमेशा खड़ा हूं। पंजाब में अब हफ्ता वसूली बंद होगी। हफ्ता वसूली के लिए कोई भी नेता किसी अधिकारी को परेशान नहीं करेगा। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इस घोषणा से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा था, पंजाब की जनता के हित में आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। पंजाब के इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया होगा। कुछ ही देर में ऐलान करूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भगवंत मान ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ के ठीक बाद अपने संबोधन में मान ने कहा था, पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की दुर्दशा जैसे कई मुद्दों को दूर करने के लिए काम करेगी। उन्होंने वादा किया कि राज्य के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में सुधार किया जाएगा, जैसे दिल्ली में आप सरकार ने किया है। खबरों में रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, तमाम भ्रामक प्रचार किए गए, दुष्प्रचार किए गए, राजनीतिक सीमाओं की सामान्य मर्यादाओं को भी धत्ता बताया गया, व्यक्तिगत टिप्पणी की गई। विपक्षी दलों ने तमाम सीमाओं को लांघा, लेकिन प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार गोरखपुर की सभी 9 की 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी जीती। विकास के लिए जनता ने बीजेपी को दोबारा चुना है। ये चुनाव इस बात को बताता है कि सत्य की जीत होती है। हमने 5 साल ईमानदारी से काम किया है, इसी का नतीजा है। सीएम योगी ने कहा, मोदी जी के प्रति एक लोकप्रिय सरकार देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पीएम के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास जताया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। सबका साथ सबका विकास की भावना को बरकरार रखा है। चुनाव का परिणाम एक राजनीतिक परिणाम नहीं है, सभी के हितों की पूर्ति करने का परिणाम भी है। पिछले 22 दिनों से रूस यूक्रेन में गोले मिसाइल बरसा रहा है। अब तक रूस के हमले में यूक्रेन के 103 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा घायल हैं। सैकड़ों निर्दोष नागरिकों ने भी हमलों में अपनी जान गंवाई है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि उसने रूस को अब तक कितना नुकसान पहुंचाया। ट्वीट के मुताबिक यूक्रेन ने बताया कि उसने रूस के 14,000 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि 86 एयरक्राफ्ट, 108 हेलीकॉप्टर्स और 440 टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 43 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम्स, 3 जहाज, 864 गाड़ियां, 201 आर्टिलरी पीस, 1455 बख्तरबंद गाड़ियां, 10 विशेष उपकरण भी नेस्तनाबूद कर दिए हैं। दूसरी ओर रूस की सेनाएं जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरसा रही हैं। यूक्रेन के शहरों में धमाके और गोलाबारी जारी है। बुधवार को चेर्निहाइव में रूस की एयर स्ट्राइक और गोलाबारी में 53 नागरिकों की मौत हो गई। चेर्निहाइव ओब्लास्ट के गवर्नर व्याचेस्लाव चौस ने यह जानकारी दी है। रूसी सेना ने मारियोपोल में बुधवार को एक थिएटर को ध्वस्त कर दिया, जहां सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी और अन्य शहरों पर भी बमबारी की। हालांकि दोनों पक्षों ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के प्रयासों को लेकर आशावादी रुख दिखाया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि हवाई हमले से एक शानदार इमारत का केंद्र नष्ट हो गया है, जहां लड़ाई में अपने घरों के ध्वस्त होने के बाद से सैकड़ों नागरिक रह रहे थे। कई लोग मलबे में दब गए। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि कितने लोग हताहत हुए हैं। वहीं कीव के मेयर विटाली
क्लिट्स्को ने कहा कि रूस की गोलाबारी से शहर के पड़ोस में स्थित पोडिल में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये स्थान सिटी सेंटर के उत्तर में है और तथाकथित सरकारी भवन से 2.5 किलोमीटर दूर है, जहां राष्ट्रपति भवन कार्यालय और अन्य जरूरी कार्यालय हैं। अधिकारियों ने हमले या हताहतों के बारे में और कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। रूस की गोलाबारी के बीच कीव के निवासी घरों में बंद है और शहर में गुरुवार सुबह तक कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बीच यूक्रेन के शहर मेलिटोपोल के मेयर को रूस की सेना ने 5 दिन तक बंधक बनाकर रखने के बाद मुक्त कर दिया है। नेशनल न्यूज एनालिसिस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।